हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर में साहित्य के बारे में। ठीक है। साहित्य के अंतर्गत समय समय पर विद्वान तथा पंडित अपने संचित ज्ञान के आधार पर नवीन विचारों को हमारे समक्ष रखते हैं। ठीक है। साहित्य क्या है? इसके अंतर्गत जो समय के अनुसार, ठीक है, समय समय पर जो हमारे विद्वान हैं, ठीक है, साहित्यकार हैं, जो पंडित हैं, ज्ञानी हैं, वो अपने विचार अपने संचित ज्ञान के आधार पर नवीन विचारों को हमारे सामने रखते हैं। ठीक है। विद्वानों का मनन समाज के विकास का साधन होता है। जो विद्वान हैं, ठीक है, जो साहित्यकार हैं, पंडित हैं, इनका जो मनन विचार जो है, ठीक है, जो ये सोचते हैं समाज के साहित्य के बारे में, ठीक है, ये समाज के विकास का साधन होता है। ठीक है। यही साहित्य कहलाता है और हम इसी को साहित्य कहते हैं। उनके विचार या मनन जो है, ठीक है, जो समाज के विकास में सहायक होता है, वही साहित्य कहलाता है। अर्थात ज्ञान के संचित कोश को ही साहित्य कहते हैं। ठीक है। अगर हम इसको दूसरे रूप में देखें तो ज्ञान के संचित कोश को ही साहित्य कहते हैं। साहित्य की दो विधाएं होती हैं। ठीक है। साहित्य के दो विधा हैं। जो पहला है गद्य और दूसरा है पद्य। ठीक है। साहित्य दो रूप में विधाओं में लिखा जाता है, गद्य विधा और पद्य विधा। अब इसमें है गद्य। ठीक है। जब हम अपनी बात या विचार साधारण रूप में व्यक्त करते हैं उसे गद्य कहते हैं। ठीक है। जब हम कोई हमारा जो बात है या विचार है, ठीक है, इसको हम साधारण रूप में व्यक्त करते हैं, ठीक, इसे हम गद्य कहते हैं। गद्य के उदाहरण हैं, ठीक है, जैसे कहानी, उपन्यास, निबंध, रेखाचित्र, ठीक है, जीवनी आदि सब गद्य के उदाहरण हैं। ठीक है। गद्य रूप में जब हम इनको लिखते हैं तो बहुत साधारण रूप में व्यक्त किया जाता है। गद्य में कहानी, उपन्यास, निबंध, रेखाचित्र, जीवनी, ये सब गद्य के उदाहरण हैं। दूसरा है पद्य। ठीक है। जब हम अपनी बात या विचार काव्य के रूप में व्यक्त करते हैं तब उसे हम पद्य कहते हैं। जब हम कोई जो हमारा विचार है या कोई बात है जिसको हम व्यक्त करना चाहते हैं, प्रकट करना चाहते हैं, तो इसको काव्य के रूप में, ठीक है, काव्य के रूप में जब हम इसको व्यक्त करेंगे तब ये पद्य, इसको हम पद्य कहते हैं। इसके उदाहरण हैं कविता, गीत, छंद, सोरठा आदि पद्य के उदाहरण हैं। ठीक है। इनको पदों में व्यक्त किया जाता है और कविता, गीत, छंद, सोरठा आदि ये क्या है? पद्य के उदाहरण हैं। अब है व्याकरण। ठीक है। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी व्यवस्था है। कुछ नियमों में बंधी व्यवस्था को ही व्याकरण कहते हैं। ठीक है। व्याकरण होता क्या है? ठीक है। तो व्याकरण के बारे में इसमें बताया गया है कि प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी व्यवस्था है, नियम है। ठीक है। और कुछ नियमों में, उन्हीं नियमों को व्यवस्था को कुछ नियमों में बंधी जो व्यवस्था है उसको हम व्याकरण कहते हैं। भाषा में स्थिरता, एकरूपता और शुद्धता लाने के लिए व्याकरण आवश्यक है। व्याकरण का उपयोग कैसे होता है कि जो हमारी भाषा है उस भाषा को सही रूप में रखने के लिए, जैसे स्थिरता, एकरूपता, शुद्धता, ठीक है, इनको लाने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता है। भाषा के नियम विभिन्न स्तरों, वर्ण, शब्द, पद, पदबंध, उपवाक्य और वाक्य पर आधारित है। ठीक है। जो भाषा का नियम है वो क्या है? उसके विभिन्न स्तर हैं कि एक भाषा के लिए कौन कौन से स्तर हैं। तो जैसे वर्ण, शब्द, पद, ठीक है, फिर पदबंध, उपवाक्य, फिर वाक्य, इन पर भाषा आधारित है। व्याकरण भाषा की व्यवस्था अवश्य है, किंतु यह भाषा नहीं बनाता, बल्कि जो भाषा समाज में प्रयोग हो रही होती है उसी को आधार बनाकर व्याकरण रचा जाता है। ठीक है। अब इसमें ये बताया गया है कि भले व्याकरण भाषा की व्यवस्था अवश्य है, किंतु यह भाषा नहीं बनाता, बल्कि जो भाषा समाज में प्रयोग हो रही होती है उसी के आधार पर व्याकरण रचा जाता है। जैसे भाषा में परिवर्तन आते हैं वैसे वैसे उसके नियमों में भी परिवर्तन आते हैं। इस प्रकार व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग का ज्ञान कराता है। ठीक है। जिस तरह से जो भाषा में परिवर्तन आते हैं उसी तरह नियमों में भी परिवर्तन आते जाते हैं और इस प्रकार व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग
का ज्ञान कराता है। ठीक है, अब है हिंदी भाषा का परिचय। हिंदी का उदय संस्कृत भाषा से हुआ। हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई, जो सभी आर्य भाषाओं की जननी है। ठीक है, माता है, जननी है। संस्कृत से हिंदी का विकास क्रम इस प्रकार है। जो हिंदी का विकास हुआ उसमें पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली प्राकृत अपभ्रंश, सौरसेनी और मगधी अपभ्रंश, फिर हिंदी। ठीक है, इस तरह से संस्कृत से हिंदी का विकास क्रम शुरू हुआ। हिंदी का झुकाव हमेशा सरलता की ओर रहा है। अपनी इसी विशेषता के कारण इसे उदार हृदय भाषा भी कहा जाता है। उदार हृदय भाषा क्यों कहते हैं इसको? कि ये सरलता की ओर इसका झुकाव है। ठीक है, यदि अन्य भाषाओं की विशेषता और शब्दों को बड़ी सरलता से अपना लेती है तथा अपनी जटिलताओं को छोड़ देती है। हिंदी को पढ़ना लिखना इसलिए भी सरल है क्योंकि इसे जैसे पढ़ा जाता है वैसे ही लिखा जाता है। सरलता है, पढ़ने लिखने में सरल है, और इसको जैसा पढ़ा जाएगा वैसा ही लिखा जाता है। आज हिंदी का जो रूप प्रचलित है उसे खड़ी बोली कहते हैं। आज हिंदी का जो रूप है वो खड़ी बोली है। हिंदी में खड़ी बोली अत्यंत सहज और सरल होने के कारण शीघ्र ही जनसंपर्क की भाषा बन गई। ठीक है, खड़ी बोली का कारण क्या है कि ये बहुत ही सरल और सहज है, इस कारण ये जनसंपर्क की भाषा बन गई। यही कारण है कि आज हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा माना जाता है, और परिणाम ये हुआ कि हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा माना जाता है। संसार में बोली जाने वाली भाषाओं में चीनी और अंग्रेजी के बाद हिंदी का तीसरा स्थान है। अगर हम पूरे दुनिया में देखें भाषा में, तो पहले चीनी, फिर अंग्रेजी और तीसरे नंबर पर हिंदी का स्थान है। हिंदी की उपभाषाएं। आज बोली जाने वाली हिंदी का विकास मूल रूप से खड़ी बोली से हुआ है। इस हिंदी के अनेक बोलियों के तत्व समाहित हैं। बोली एक सीमित क्षेत्र में बोला जाने वाला भाषा या स्थानीय रूप है। बोली किसे कहेंगे? जो एक निश्चित सीमित क्षेत्र में उसको बोला जाता है, वो बोली है या ये भाषा का स्थानीय रूप है। ये किसी स्थान पर, स्थानीय स्तर पर बोली में 10-5 मील की दूरी में ही अंतर आ जाता है जो बोली है। ठीक है, स्थानीय भाषा जिसको हम कह सकते हैं, ये 10 या 5 मील की दूरी पर ये सब बदलते जाते हैं, अंतर आ जाता है। भाषा का वह रूप जो एक विस्तृत क्षेत्र में बोला जाता है उसे उपभाषा कहते हैं। और इसके बाद आता है उपभाषा। तो भाषा का वह रूप जो एक विस्तृत क्षेत्र में, ठीक है, उसका क्षेत्र कुछ बड़ा होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उपभाषा कहते हैं। ओके।